Namaskar and welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर ए.के. भट्टाचार्य। ए.के. भी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंग। Thank you, Manoj. Yes, the headlines first. Domestic stocks logged losses around 0.5%. Sensex closes below 58,800 level. Nifty settles near the 17,500 mark. Rupee weakened to 79 rupees 88 paise against the US dollar. And global stocks witnessed gains amid caution ahead of US Fed Jackson Hole conference. घरेलू शेयर बाजार में गिरावट, प्रमुख सूचकांक 0.5% नीचे आए। सेंसेक्स 58,800 के नीचे आया। निफ्टी 17,500 के नजदीक हुआ बंद। $1 की तुलना में रुपया हुआ कमजोर, 79 रुपये 88 पैसे पर आया। और अमेरिका में केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के जैक्सन होल सम्मेलन से पहले दुनिया भर के शेयर बाजारों में दिखी तेजी। घरेलू शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच हुए कारोबार में आखिरकार प्रमुख सूचकांक लगभग 0.5% घाटे में रहे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मजबूती का रुख दिखा, उसके बावजूद घरेलू निवेशकों ने कारोबार के अंतिम चरण में बिकवाली की, जिससे आखिरकार घाटे में रहे प्रमुख सूचकांक। छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी बनी रही और वो थोड़े से लाभ के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 311 अंक यानी 0.53% घटकर 58,775 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 83 अंक यानी 0.47% नुकसान के साथ 17,522 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की चमक थोड़ी सी बनी रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.2% लाभ में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.17% की वृद्धि हुई। The Sensex and the Nifty today logged losses of around 0.5%. Both stock indices slipped even as the global share markets were positive. The Sensex closed below 58,800 points while the Nifty finished near the 17,500 mark. The Sensex declined 311 points or 0.53% to finish at 58,775. Nifty also fell 83 points or 0.47% to end at 17,522. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose 0.2% and the small-cap index added 0.17%. In the Sensex pack, 5 companies posted gains while 25 logged losses. Dr. Reddy climbed 0.6% and Maruti gained 0.5%. On the other hand, Bajaj Finance lost 1.8%, Power Grid plunged 1.3% and Infosys declined 1.2%. In sectoral indices at the BSE, 4 sectors gained while 15 logged losses. Realty sector gained 1.5% and consumer durables index rose 0.9%. On the other side, IT and tech both indices fell 0.9% each. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,861 companies gained while 1,557 fell. Shares of 134 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 7 पैसे कमजोर हुआ, 79 रुपये 88 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में 0.19% कमजोरी के साथ 108.48 पर समाचार तैयार किए जाने तक चल रहा था।
इके भी बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। बाजार में आज कुल मिलाकर शुरुआती दौर में तेजी देखने को मिली, लेकिन अंतिम चरण में बिकवाली थोड़ी सी बढ़ गई और आखिरकार घाटे के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक किन अर्थों में ले रहे आज के कारोबार को? अगर डोमेस्टिक फैक्टर्स को देखेंगे तो जो अगस्त सीरीज डेरिवेटिव्स का एक्सपायरी आगे है, तो जब एक्सपायरी के टाइम में आने में स्टॉक मार्केट में थोड़ी बहुत विड्रॉल बुकिंग प्रॉफिट कहें, क्योंकि एक्सपायरी जो सीरीज के एक्सपायरी होने के पहले उसको सेटल करना होता है, तो उसी के लिए काफी थोड़ी बहुत बिकवाली की प्रेशर। इसीलिए हालांकि सारे दिन में ये जो आपका सेंसेक्स या निफ्टी आगे था, पर लास्ट 1-1.5 घंटे में ये सारी जो बिकवाली जो हुई है, ये पहला कारण है। और दूसरा कारण मैं ये समझता हूं कि हालांकि वैश्विक बाजार में अच्छी अपने मार्केट्स अच्छे थे, पर जो ये जैक्सन होल में जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, शुरू होगा आज से 25 से शुरू होगा, 3 दिन तक चलेगा। उसमें जो यूएस फेड रिजर्व के जो चीफ चेयरमैन जो हैं जेरेमी पावेल, उनका जो एड्रेस जो होगा वो सारे विश्व में, भारत में भी हम देख रहे हैं कि वो किस तरह एक दिशा देते हैं। ये दोनों फैक्टर जो वो किस तरह की जो उनकी जो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, लिक्विडिटी को फ्लश आउट करना कि कितना करना है, और उनका इन्फ्लेशन और ग्रोथ का जो ट्रेड ऑफ का जो अप्रोच जो है, वो उसमें कोई परिवर्तन आता है कि नहीं, क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन रेट थोड़ा कम हुआ है और थोड़ी बहुत आशाएं आई हैं कि शायद जो हार्डनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट का जो सिलसिला चला था उसमें थोड़ी बहुत कमी आएगी। पर उधर अगर यूरोपियन मार्केट में देखेंगे, वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, यूके में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ये दोनों चीज मिला के मैं समझता हूं आज की जो स्टॉक मार्केट में जो लास्ट अंतिम चरणों में जो हुआ आपका वो दिखा है। 2 चीज मैं आपको इसमें आपकी नजर डालूंगा उसमें। एक तो है कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी स्ट्रेंथ अभी भी है, लोग जिसे मार्केट में जूस कहते हैं उसको। और दूसरी बात है पब्लिक सेक्टर बैंक स्टॉक्स। अगर आप, जैसे मैं पहले भी मैं कह चुका हूं कि स्टॉक मार्केट अब सेंसेक्स और निफ्टी को देखकर नहीं मालूम पड़ेगा, स्टॉक मार्केट को आपको देखना पड़ेगा। तो जो सेगमेंटेड और डिसएग्रीगेटेड एरिया में आपको देखना पड़ेगा। और 2 जो स्मॉल कैप और मिड कैप और पीएसयू बैंक इंडेक्स में आप देखेंगे तो उसमें काफी तेजी आज आई है। वो मैं समझता हूं थोड़ा बहुत जो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो पिछले कई हफ्तों में जो थोड़ी बहुत नरमी आए थे, उसका भी एक प्रतिक्रिया है। और पीएसयू बैंक में जो हमने रिजल्ट्स जो आए हैं उसमें काफी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन की इंप्रूवमेंट हुई है, उसमें इसीलिए पीएसयू बैंक इंडेक्स को एक बहुत बड़ा एक आज जो मार्केट गिरी है तभी पीएसयू बैंक इंडेक्स बढ़ गया है। And Mr. Bhattacharya, the fact that China is seeing a slowdown and it is also facing drought, ditto for Europe, and there are other international factors, but still considering the fact that we are at 58,000 plus on the Sensex, does it prove the fact that because of the fact that we are a largely consumer-based economy, we have a huge population, does that give us some kind of a buffer, make our economy a little robust because we are consumer-based? There is no doubt that because of the large consumer base and a huge middle class which consumes and if you look at some of the high frequency indicators which are not just based on growth rates but actually on actual sales, if you look at whether it is auto sales, whether it is hospitality sector, whether it is aviation sector, the actual absolute numbers that you see in the first 4 months is actually on the rise. Right. So although some sectors are reporting some sort of some sort of fatigue in the second half of July, but still it is in a trajectory where the corporate sector is quite gung ho on its overall both top line
and bottom line. Why I say bottom line? Bottom line, the margins are under pressure, but still the margins are held in the positive zone. And what is very important is that if you look at the small and the medium sector companies, there is an index which is tracked by many of the industry organizations, which is composed of 1,200 small and medium companies. There the margins have really held. Now, remember that we are talking about that top half of the Indian economy. Now, these are all organized sector. These are all the 1,200 MSME that I am talking about are the listed MSME companies. So, the data that is telling us that things are looking good is actually reflecting the story of the top half of the Indian economy. We don't have the data to tell you about what is really happening on the bottom half of the economy. And there you get stories about some distress, some stress, some shortages, which is why probably the government is thinking of extending the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for another 6 months, which is why there are other schemes that are being thought of to provide support to that segment of society and the economy, which is still not come out of the travails of a post-COVID situation. To vindicate your optimism, there are reports saying that retail sales are up 30-35% as compared to 2019. Also considering the fact that Ganesh Utsav is around the corner, and for the first time now after post-pandemic, there has been 53%, according to a study, rise in festival-related services in Maharashtra, Mumbai, Pune and Nashik belt. So I think that is really a cause of optimism. No, absolutely. I think, as I said, that the high frequency indicators clearly show that there is no fatigue and the recovery is on ground. So there is no doubt about it. But as I said, that this recovery is the story of the top half of the Indian economy. Right. We still don't know what is happening to the bottom half. आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज तेजी का रुख दिखा है। दूसरी ओर डॉलर में कमजोरी भी देखने को मिली है। निवेशकों के बीच अमेरिका में केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के वार्षिक जैक्सन होल सम्मेलन में ब्याज दर बढ़ोतरी के मसले पर रुख को लेकर प्रतीक्षा की धारणा सावधानी के साथ निवेशकों में बनी रही। इन सब खबरों के बीच हांगकांग का हैंग सेंग 3.6% की शानदार बढ़त लेकर बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के कुश्ती में 1.5% की वृद्धि हुई। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1% लाभ में रहा। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.6% ऊपर आ गया। सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 0.4% लाभ में रहा। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां भी तेजी दिख रही थी। अंतर्देशीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.2% लाभ में चल रहा था। जर्मनी के डेक्स में 0.4% की वृद्धि बनी हुई थी, जबकि फ्रांस का CAC 40 0.1% बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। A look at the U.S. markets. Wall Street ended marginally higher yesterday, lifted by gains in energy stocks, while investors awaited the U.S. Federal Reserve's Jackson Hole conference this week. The Dow Jones Industrial Average Index added 0.2%, the S&P 500 rose 0.3%, and the Nasdaq Composite Index gained 0.4%. Mr. Bhattacharya, two questions here. How important is the U.S. Federal Reserve's Jackson Hole conference this week, as you just mentioned a while ago? How significant it is, because U.S. seems to have a ripple effect. Second question is, U.S. is now fighting inflation on the other hand. Of course, it may have come down marginally, but technically it's also in recession when we go by the definition of recession, though it may not be admitting it to that extent. So is it caught between the two, recession on one hand and inflation on the other? No, I mean, I think both are very important questions. Let me address the Jackson Hole issue first. It's an annual meeting. It is not to be confused with the monetary policy review conferences that the Fed governors meet and do it. It's a once in a year meeting, and they keep changing the venue also. This time it has been held in Kansas. Yes. And what happens is that it's not a meeting where you discuss just
the monetary policy stance or the state of the economy. You discuss, many issues that govern and will have an impact on the state of the economy in the U.S. as well as the world. Now, the context of this Jackson Hole Conference is very important. It is happening at a time, taking place at a time when the U.S. is already going through a phase wherein a lot of people are debating whether, going by the data, should the NBER declare recession in the economy or not. And at the same time, there are signs that the inflation may be tapering off a little bit. So therefore, should the monetary policy instruments be made a little softer instead of going ahead with the earlier robust and hawkish approach. So what Mr. Powell says at that Jackson Hole Conference will provide some sort of a clue to the Fed's approach in the days to come. So therefore, the context of this meeting assumes huge significance, because whatever Mr. Powell says there, and whatever, these conferences are held not just as given a speech, but there are also consultations, open discussions. The economists from the private sector and the government sector, they all come and discuss. So you will get to know in these 3 days, from 25th, 26th to 27th, an approach of a likely indication of the approach that the Fed will take on its monetary policy management in the U.S. Now that will have an impact also in the Indian economy, because the FPI, the foreign portfolio investors, will be to a great extent will be influenced by what Mr. Powell says at the Jackson Hole Conference. Coming to the specific point about recession, I think technically you are right that there are recessionary conditions, in a sense that there has been contraction for more than 2 quarters. Yes. But NBER, which is the body which actually declares that the economy is in recession, is still not made that pronouncement. Now the reason is they are wondering that whether a technical recession, if pronounced as recession, can aggravate the sentiment more than necessary, is something that they are debating. But the fact of the matter is that this is a very strange recession, where inflation is coming down, economic output has contracted, and yet jobs are still very, very growing at a robust rate. Yes. Now, so that's the thing. So as a lot of people are projecting that this is even if it is a recession, this is not going to last very, very long. So this may be a short duration recession, and probably the U.S. economy will bounce back sooner than earlier feared. Now, if that happens, the market will take a different direction. If that does not happen, market will obviously take a different direction. It's anybody's call right now. यहीं पर श्रोताओं हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। श्रोताओं, इस सप्ताह आज से ही अमेरिका में केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की सालाना बैठक होगी। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसीलिए थोड़ी सी चर्चा इस पर हम और करना चाहेंगे। बड़े कह लें कि
अच्छे अच्छे आंकड़े एकेबी ने रखे हैं आपके समक्ष कि एक ओर रोजगार में अच्छी खासी वृद्धि हो रही है, दूसरी ओर मुद्रास्फीति भी अमेरिका में थोड़ी सी घटती हुई नजर आ रही है, और मंदी की जो आशंका जताई जा रही थी वो कितनी तकनीकी है, ये सारे विषय, ये सारे तथ्य एकेबी ने रखे हैं कि भी यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जैक्सन होल यानी सालाना जो बैठक फेडरल रिजर्व की होती है, इसमें कौन कौन हिस्सा लेता है, किन किन नीतियों पर चर्चा होती है और दुनिया इससे कैसे प्रभावित होती है और भारत किस रूप में इससे प्रभावित हो सकता है इसके फैसलों से। देखिए, जो जैक्सन होल कॉन्फ्रेंस जो है उसमें ये सिर्फ सेंट्रल बैंक का कॉन्फ्रेंस नहीं है जी। इसमें सेंट्रल बैंक अगर हम कहें कि जो इसको हम यज्ञ कहते हैं, इसका प्रधान होता है सेंट्रल बैंक जी। पर उसके साथ साथ कौन कौन होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। वो अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं वो होते हैं, और विश्व के अन्य देशों के प्रधानमंत्री वो भी वित्त मंत्री वो भी जाते हैं, और जो 50 जो उनके जो स्टेट्स जो हैं यूएस में, उनके सारे फेड के जो लोकल स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। तो एक प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फाइनेंस मिनिस्टर्स सब जाकर वहां पे बैठकर अमेरिकन अर्थनीति और विश्व की अर्थनीति के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे मैंने बताया पहले कि संदर्भ जो है ये बहुत ही एक तात्पर्यपूर्ण संदर्भ है ये, क्योंकि इस समय जो वैश्विक अर्थनीति ऐसी जगह से गुजर रही है जहां पे किस जगह ये मोड़ लेगी, वो उसका इंगित संकेत शायद जैक्सन होल से में मिलेगा। आपको याद होगा कि ये इसी जैक्सन होल में मीटिंग में 2007 में जब रघुराम राजन साहब आईएमएफ में थे, उन्होंने वहां पे ऐलान किया था कि एक ग्लोबल मेल्टडाउन आने की आशंका है। तो पहली बार उन्होंने किया था, और ये जैक्सन होल का में कौन क्या कहता है इसके ऊपर बहुत लोग कड़ी नजर एकदम रखते हैं। तो मैं समझता हूं कि विश्व अब ऐसी स्थिति से गुजर रहा है, जैक्सन होल में 3 दिन में क्या होगा उसके ऊपर भी ये नजर रहेगी। और क्योंकि ये 3 दिन का होगा और स्टॉक मार्केट भी जरा स्तंभित नहीं है, पर थोड़ा रुक कर देख रहा है भी क्या होगा, क्या संकेत मिल रहा है, उसके बाद हम अपनी दिशा तय करेंगे। यहाँ पर विश्व अर्थव्यवस्था की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए 2 अमेरिका के अलावा अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्था, एक पूरे यूरोजोन की अर्थव्यवस्था और चीन की अर्थव्यवस्था वर्तमान में कहां दिख रही और आने वाले दिनों में जो वैश्विक यानी जियोपॉलिटिकल हालात हैं उसमें कहां जाता दिख रहा पूरा दुनिया और उसका अर्थशास्त्र। देखिए, जो यूरोजोन जो है उसमें अगर आप देखें तो रशिया और यूक्रेन का जो द्वंद्व जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। एनर्जी इकोनॉमी उनका तो बहुत ही बुरी तरह से अफेक्टेड हो गया है। ये विंटर में एनर्जी प्राइसेस किस तरह से रूल करेंगी, किस तरह से उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को और लिविंग स्टाइल को भी उनको अफेक्ट करेगी, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह हमारे सबके सामने आ रहा है। तो मैं ये नहीं देख रहा कि इस वक्त जिस अगले 6 महीने में जब तक जो रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है वो रुकने वाला नहीं दिख रहा है, तो अर्थनीति जो यूरोजोन की अर्थनीति उसके चपेट में आई है और उसमें ये चलती रहेगी टेंशन वहां पे। चाइना की जो समस्या जो है उनकी इंटरनल डिमांड में और कोविड से निकलने के बाद भी अभी वो नॉर्मल अपनी पुरानी गति में वापस नहीं आई है, और बहुत लोगों का मानना ये है कि चाइना शायद पुरानी गति में वापस ना आए। तो वो अगर वापस नहीं आए उसका एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट विश्व अर्थनीति में भी पड़ेगा, क्योंकि चाइना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थनीति है। तो अगर आप चाइना की बात करें और यूरोजोन की बात करें तो जो तस्वीर जो आ रही है, तस्वीर काफी सकारात्मक तस्वीर नजर नहीं आ रही है। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।
Oil prices today rose on mounting supply tightness, concerns amid disruptions to Russian exports, the potential for major producers to cut output, and the partial shutdown of a U.S. refinery. Brent crude was trading at $101.95 per barrel, while WTI crude prices were at $95.30 per barrel. एक भी यदि जो ऊर्जा आवश्यकताएं हमारी भारत की खास रूप से हैं और तेल के दाम जिस तरह से एक बार फिर बढ़ते दिख रहे हैं आने वाले दिन सर्दियों के, आपने भी कहा, तो वैसे में क्या यानी स्थिति बन रही अपने यहाँ तेल के दाम किस दिशा में जाते दिख रहे हैं आप? देखिए, जो इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस का जो लेवल जो है पर जो इंडिया बास्केट जो है जो जिसके अंदर वो इंडिया बास्केट में एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन आया है। रशियन क्रूड इंडियन बास्केट में अभी करीबन 21% आ गया है। सऊदी क्रूड का शेयर कम हो गया है और अमेरिकन क्रूड का भी शेयर कम हो गया है। जो कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियन बास्केट ऑफ क्रूड ऑयल उसमें रशिया की कम दाम वाली जो यूराल जिसे हम कहते हैं उससे बढ़ जाने से जो ओवरऑल इम्पैक्ट, हालांकि ब्रेंट क्रूड में आप देख रहे हैं कि वो बढ़ गया है, पर ओवरऑल इम्पैक्ट अर्थनीति के लिए जो ऑयल का जो कॉस्ट वो शायद उतना नहीं बढ़ा है। अगर बढ़ा भी है, आपको कि मैं ध्यान दिलाऊंगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एस्टीमेट जो है वो है कि $105 ब्रेंट क्रूड तक भारतीय अर्थव्यवस्था इन्फ्लेशन की नजरिए से और ग्रोथ के नजरिए से अपने आप को इंश्योर्ड समझती है। अगर 105 से बढ़ गया तब सरकार में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में थोड़ी बहुत चिंता का कारण वो होएगा, पर तब तक मैं समझता हूं कि तेल अभी भी कंट्रोल में है। और वही चीज अगर आप देखें ऑयल की जो इकोनॉमी में आप देखते हैं उसी चीज का भी प्रतिफलन दिख रहा है। जी, right, you mentioned that, Mr. Bhattacharya, but the government is also promoting electric vehicles and investing heavily in the renewable energy sector. And in the last budget, the Honorable Finance Minister, Ms. Sitaraman, also talked about a lot of policy changes to encourage the manufacturing of electric vehicles. Where do you see that going? We do see electric vehicles now on the roads. Is that making an impact, or is it a bit too early? I think it's a bit too early, but I think they have begun making an impact. India's overall the vehicular mix on the roads is still electrical vehicles are a very small portion. But if you look at the monthly sales of electrical vehicles, they have already come close to around 44,000 vehicles a month. Now, it's still a very small portion where you are selling more than a few lakhs. 44,000 is nothing, but earlier there used to be zero. Yes. So therefore we are making some progress, but I think the electrical vehicle segment will have a larger macroeconomic challenge that right now probably we are not fully aware of, which is our consumption of oil for the auto fuels particularly, if they come down. And as you know that how auto fuels account for a good chunk of government revenue. Now that revenue will shrink. So therefore it's a moment of transition for both the microeconomy as well as the macroeconomy, and quick decisions will have to be taken to manage this transition of electrical vehicles and making sure that either through a carbon tax or whatever, that the government revenues are kept intact so that डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर डोंट टेक अ हिट। आइए चलें सराफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर के वायदा कारोबार में सोने का मूल्य आज अंतर्दिवसीय कारोबार में 345 रुपए बढ़कर 51,765 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। उधर सितंबर अनुमान वाली चांदी 465 रुपए उछलकर 55,400 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से एकेबी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। नमस्कार। And friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Domestic stocks log losses around 0.5%. Sensex closes below 58,800 level. Nifty settles near the 17,500 mark. Rupee weakened to 79 rupees 88 paise against the US dollar, and global stocks witness gains amid caution ahead of the US Fed Jackson Hole conference. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Manoj Pathak signing off. Namaskar.